कंप्यूटेशन ही तब होती है जब कुछ अनअवेल्ड बचे आपके पास, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पीएफ पढ़ा था, पीएफ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, मिस्टर ए रिटायर हो रहे हैं दिसंबर 31, 2023 को, दिसंबर 31, 2023 आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, और ये आपको उनकी इनकम और इन्वेस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहले बेसिक पे दे रखा है 16,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स क्यों? क्योंकि दिसंबर 31 को वो रिटायर हो गए, ठीक। उसके बाद डीए, डियरनेस पे बोलो या डियरनेस अलाउंस बोलो, एक ही चीज होती है। डीए 50% रिटायरमेंट का पार्ट बनता है, दैट मीन्स 50% डीए अंडर टर्म्स है, 8,000 पर मंथ, और ये डीए भी कितने का दे रखा है आपको? एग्रीगेट 9 मंथ्स का दे रखा है। लमसम पेमेंट आपको जो अनरिकॉग्नाइज्ड का मिला है वो है 6 लाख। पीपीएफ अकाउंट में आपने पैसा डिपॉजिट करा रखा है 40,000 का, ठीक है। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड से आपको जो ये 6 लाख का पैसा मिला है ना, इसमें से 2,20,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। अनरिकॉग्नाइज्ड में क्या ट्रीटमेंट होता है? रिटायरमेंट पे जो अनरिकॉग्नाइज्ड मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट होता है अनरिकॉग्नाइज्ड पे, तो वो आपका सैलरी हेड में भी जाता है और अदर सोर्सेज हेड में भी जाता है, ठीक। 2,20,000 और उस पे इंटरेस्ट था 50,000 का। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 270। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब है क्या हमको? वो तो एम्प्लॉय के लिए खर्चा है, ठीक। और उस पे इंटरेस्ट है 60,000। इससे मतलब है ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, ये वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा सैलरी में, और ये वाला होगा आईएफओएस में, अदर सोर्सेज हेड में। और ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये भी टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, क्योंकि यूआरपीएफ आपको रिटायरमेंट पे मिल रहा है। अगर इधर ये यूआरपीएफ रिटायरमेंट पे नहीं मिल रहा होता ना, इधर अगर ये वर्ड रिटायर या आदमी अगर रिटायर नहीं हुआ होता, तो हम इस यूआरपीएफ का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। अभी ये रिटायर हो रहा है इसलिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर इधर रिटायरमेंट नहीं होता और कंटिन्यू जॉब चल रही होती तो आपको यूआरपीएफ को इग्नोर करना है। केवल रिटायरमेंट का जो यूआरपीएफ है ना, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है तो ही आपको ये कंप्यूटेशन करनी है, वरना इग्नोर। समझे क्या बात को? ठीक, चलो डायरेक्टली इसका एक बार सोल्यूशन ही देख लेते हैं, क्योंकि फिर आगे चलेंगे। कितना टैक्सेबल पोर्शन होगा यूआरपीएफ का? तो पहले तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट 2,20,000 और 50,000, ये इधर जो आपको दे रखा था 2,20 और 50, ये दोनों जाएंगे सैलरी हेड में। 270 को मारो गोली, 60,000 जाएगा किधर? अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में जाएगा इंटरेस्ट एम्प्लॉय का 60,000। तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल कितना हो गया आपका? हाँ, एग्रीगेट मिला करके 3,30,000, ठीक है। यूआरपीएफ में से आपको एटीसी की कोई डिडक्शन नहीं मिलती, एटीसी की डिडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट का काम होता है ये, ओके। डिडक्शन पढ़ लोगे ना तब आप बता सकते हो ये चीज। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा, नोट डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, डिडक्शन तो बिल्कुल याद करनी है। देखो एक और क्वेश्चन पीएफ का, मिस्टर बी इज वर्किंग इन XYZ। अभी तक ये आदमी रिटायर नहीं हुआ है, काम कर रहा है। बेसिक पे डीए 50% पार्ट बन रहा है, कमीशन दे रखा है टर्नओवर वाला, और टर्नओवर भी दे रखा है, बोनस, ग्रेच्युटी। पीएफ, आरपीएफ में खुद का कंट्रीब्यूशन बता रखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ,
और उस आरपीएफ पे इंटरेस्ट बता रखा है। आरपीएफ में जो ओन कंट्रीब्यूशन है, ओन कंट्रीब्यूशन तो हम सैलरी हेड में देखते ही नहीं है, इसकी आपको सीधा डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सैलरी हेड में नहीं, इसको कंप्यूट ही मतलब कंसिडर ही नहीं करना, इग्नोर कर दो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। सैलरी में क्या आता है? पीएफ के लिए सैलरी में क्या आता है? कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। तो ये 12% किसका एग्जेम्प्ट होगा? बेसिक, डीए, अंडर टर्म्स, मतलब डीए 50% लेना है, 4000 का डीए आएगा, 8000 है, 4000 आएगा हमारे लिए, ठीक। और कमीशन, टर्नओवर वाला ही कमीशन है ऑलरेडी, ठीक। बोनस उसके लिए नहीं आएगा, पीएफ के लिए। इंटरेस्ट 13% दे रखा है, मतलब 13,000 13% के बराबर है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो आप एग्जेम्पशन का अमाउंट निकालोगे, 13,000 में से माइनस करोगे, रिमेनिंग टैक्सेबल, ठीक है। ओके, डन 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 डन। चलिए, अभी इस क्वेश्चन में ना देखो, आपसे ग्रॉस सैलरी पूछी है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से समझना। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करने का नहीं करा, जो टॉपिक पढ़ रहे थे केवल उस टॉपिक का क्वेश्चन करा है अभी तक। ये पूरी ग्रॉस सैलरी आ गई, तो ग्रॉस सैलरी कैसे कंप्यूट करते हैं? सबसे पहले आपको लिखना जरूरी है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर जो भी है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 का निकलवा रहा है, 24-25 का, 24-25 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक। इधर आ गए हमारे पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। अब सैलरी में सबसे पहले आता है आपका बेसिक पे, सबसे पहले इस इंसान का बेसिक पे आएगा, तो बेसिक पे है आपका 10,000 पर मंथ का, ठीक। हाँ, 1,20,000 का आपका बेसिक पे आ गया। फिर सैलरी का ही हिस्सा बनता है बोनस, बोनस भी तो सैलरी का हिस्सा बनता है। आप इसमें वो निकालो अपने नोट्स में, हाउ टू कंप्यूट सैलरी, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना दूसरी क्लास में, सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे होती है। उसमें सबसे ऊपर है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो वो सैलरी में क्या आता है? सैलरी अलावेंस तो अलग से ऐड करते हैं। सैलरी में आता है बेसिक पे, डीए, कमीशन, फीस। बेसिक पे डीए, सॉरी बेसिक पे बोनस, फीस, कमीशन उस सैलरी का हिस्सा बनता है। लिखा नहीं? हाँ हाँ, मैंने क्लास में लिखवाया था। ये सब सैलरी का हिस्सा बनता है। हाँ, वो ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट ही हो गया ना। नहीं, डीए अलावेंस में आएगा, अलग से लिखवाया था। नहीं आ गए थे, पर लिखा नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। बोनस, बोनस कितना है? 8,000 नहीं मिला, बोनस किधर गया इसका? 40,000 का बोनस ये रहा। तो आप टोटल बोनस ऐड कर दो इसमें, ठीक। अब बेसिक पे हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया। सेकंड पे आपको मतलब थर्ड नंबर पे आपको इसका कमीशन लेना है। इधर बेसिक आ गया, बोनस आ गया और कमीशन आ गया। ये हमारे सबसे पहले हमको ये सैलरी में कंप्यूट करना है।
बेसिक पे, बोनस, कमीशन, ये सैलरी का हिस्सा बनता है। हो गया। अब आप ऐड करोगे, पहले तो ऐड होती है अलाउंसेस, ऐड अलाउंसेस, डीए भी तो एक अलाउंस है, तो आप डीए पूरा का पूरा ऐड करोगे, 50% नहीं करोगे। देखो, नहीं नहीं, लेस वेस कुछ नहीं करना। डीए इधर दे रखा है 50% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इस लाइन का मतलब क्या है वो समझना। अब आप, डीए जो है ना वो एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। डीए बाय नेचर फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब जब आप अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्यूट करते हो, जैसे सपोज आप ग्रेच्युटी कंप्यूट कर रहे हो, आप पेंशन कंप्यूट कर रहे हो, आप पीएफ कंप्यूट कर रहे हो, लीव सैलरी कर रहे हो, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन निकाल रहे हो, इन सब के लिए आपको डीए चाहिए ना। तो इन सब के लिए जो आप सैलरी की कंप्यूटेशन करते हो, वहां पर जिधर जिधर भी डीए आता है ना, उस डीए को बोला जाता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। फॉर्मिंग पार्ट केवल उतने डीए को जो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ऐड होगा। डीए के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो डीए फुल्ली टैक्सेबल होगा, सबसे पहले तो पूरा का पूरा डीए आप सैलरी में ऐड करोगे, क्योंकि डीए एक अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस। अलाउंस पहले फुल्ली टैक्सेबल होगा। फिर जहां जहां पर भी डीए अंडर टर्म्स लिखा हुआ है, जिधर भी जिस भी रिटायरमेंट बेनिफिट में डीए अंडर टर्म्स लिखा है ना, उसकी सैलरी की कंप्यूटेशन में आप डीए उतना ही लोगे जितना अंडर टर्म्स है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 50% डीए अंडर टर्म्स है ना, तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो भी सैलरी है ना, उसमें डीए 50% आएगा, हर जगह 4-4 हजार ही आएगा डीए। फुल बोलोगे तो डीए फुल लेना है। पर अगर इसने बोल दिया डीए 50%, तो वो 50% वाला कंसिडर कहां होता है? केवल रिटायरमेंट बेनिफिट निकालने के लिए जो सैलरी लेते हैं ना, उधर। तो है तो सैलरी हेड ही ना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो सैलरी हेड में ही आते हैं। डीए के दो ट्रीटमेंट है, देखो इस चीज को याद ही कर लो कि डीए के दो ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट ऑलवेज ऐड डीए, ऑलवेज ऐड डीए फुल। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो, 60% डीए पार्ट बनता है, 40% बनता है, कुछ भी लिखा हुआ हो, देखना ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको अलाउंसेस वाले कॉलम में पूरा डीए ऐड करना है, पूरा 100%। फिर सेकंड ट्रीटमेंट होता है, आप जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकाल रहे हो ना, उन सब में सैलरी चाहिए होती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी तो सैलरी चाहिए ना। सैलरी का मतलब क्या होता है रिटायरमेंट बेनिफिट में? सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है ना। सब में सैलरी का मतलब ये थोड़ी है बेसिक पे, कमीशन, बोनस, फीस, नहीं। तो ये जो सैलरी निकाल रहे हो, इसमें जब आप डीए लेते हो ना, वो कौन सा लेना है? ओनली अंडर टर्म्स। जैसे भी इसमें कवर्ड और नॉट कवर्ड बोला ग्रेजुएटी के अंदर, तो इसमें एक में तो डीए फुल, एक में तो फुल आना है, उसमें तो बात ही नहीं करनी फिर। और जिसमें अंडर टर्म्स है उसमें आधा डीए आएगा, मतलब जितना क्वेश्चन में दे। हाँ, 50%, 40%, 60%, जितना भी है, समझे? डीए के दो ट्रीटमेंट होते हैं। क्यों होते हैं ये दो? क्योंकि डीए तो एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है ऑलरेडी। बस आप रिटायरमेंट के लिए, मतलब जब आप नौकरी से रिटायर होगे ना, तब आपके लिए जो ग्रेच्युटी कंप्यूट करी जाएगी, उसमें कंपनी को डीए लेना है कि नहीं लेना, ये होता है मतलब अंडर टर्म्स का। तो अभी तो डीए मिल ही रहा है ना तुमको नौकरी के टाइम पे, तो
जब मिल रहा है तब तो पूरा टैक्सेबल होगा। तो डीए एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है, पूरा का पूरा ऐड होगा पहली बार, 8,000 इंटू 12। ये आ गया आपका बेसिक पे, ये आ गया आपका डीए, ये आ गया आपका कमीशन, और ये आ गया बोनस। ठीक, अब और आगे क्या था क्वेश्चन में? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको ये रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूट करने हैं, इनके लिए हमेशा वर्किंग नोट बना के कंप्यूटेशन करा करो। ग्रेच्युटी की कंप्यूटेशन करनी है, वर्किंग नोट बना के करो, और जरा करो अभी खुद सेल्फ ग्रेच्युटी कंप्यूट करिए। ऑलरेडी दे रखा है, ग्रेच्युटी 25,000 मिली है। अरे कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा सोचो तो। नौकरी कर रहा है अभी ये आदमी। हाँ, ग्रेच्युटी बिफोर रिटायर, ये जो ग्रेच्युटी मिल रही है ये बिफोर रिटायरमेंट मिल रही है। बिफोर रिटायरमेंट की ग्रेच्युटी तो कंप्यूटेशन करनी नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? नहीं, वर्किंग नोट में लिखना है ग्रेच्युटी इज फुल्ली टैक्सेबल सिंस इट इज रिसीव्ड बिफोर रिटायरमेंट। हाँ ठीक, मतलब आपको ना पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा मानो चेक करने वाले को कुछ नहीं पता, सब कुछ वर्किंग नोट से बताओ उसको। तो ये हो गया ग्रेच्युटी, देखो इसने भी नोट बनाया है। ग्रेच्युटी हो गई हमारी फुल्ली टैक्सेबल। डन 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 डन। कोई सवाल? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है? ये क्या एक केवल लोकेश्वर, अच्छा बाकी भी, हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। देखो अब पीएफ, ओन कंट्रीब्यूशन इग्नोर, इग्नोर, डिडक्शन मिलेगी चैप्टर 6A में। हाँ, सेक्शन 80C, 80C चैप्टर 6A है। डिडक्शन का जो चैप्टर है ना इनकम टैक्स में, वो चैप्टर 6 है, 6A। बहुत सारे चैप्टर्स है, 12 भी चैप्टर है, चैप्टर 12 है। नहीं, आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। हाँ ठीक है, चलो खैर, ओन कंट्रीब्यूशन 80C में डिडक्शन मिलेगी, यहां हम इनकम निकाल रहे हैं, हमको लेना देना नहीं है, दफा हो जाओ। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इससे तो मतलब है कितना मिल रहा है? 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक वाला मिल रहा है। तो पहले आप अपनी बेसिक का 20% एक्चुअल अमाउंट निकालो। बेसिक का 20% कितना हो गया आपका? 24,000। इतना पीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी श्रद्धा, करे जितना कर कंट्रीब्यूट, हमको क्या लेना देना। इनकम टैक्स आपको मैक्सिमम कितना अलाउ करता है? 12% ऑफ सैलरी। ये दे रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इनकम टैक्स 12% ऑफ सैलरी पे टिका हुआ है। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस कमीशन प्लस डीए अंडर टर्म्स। इनकम टैक्स अपनी सैलरी की डेफिनेशन खुद डिसाइड करता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम 20% बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, फलाना ढिमकाना जिसका देना है दो। एग्जेम्पशन केवल किसकी मिलेगी? 12% ऑफ बेसिक, कमीशन, डीए। समझे क्या? तो 12% ऑफ, पहला तो बेसिक आ गया,
डीए कितना आएगा अंडर टर्म्स, मतलब टोटल डीए का आधा। देखो इधर ये 50% कर रखा है, 50% ऑफ 96,000, ये रहा 50% ऑफ 96,000, क्योंकि डीए ओनली 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बन रहा है। प्लस कमीशन, इसका 12% आया 20,760, इतना पीएफ एग्जेम्प्ट है, रिमेनिंग पीएफ टैक्सेबल। अभी इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 13,000, एग्जेम्प्ट कितना करेंगे भाई, 13,000 जो है वो 13% के बराबर होगा, तो 9.5% पे आ गया 9,500, इतना ही एग्जेम्प्ट करेंगे, रिमेनिंग टैक्सेबल। और ये करके हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई, हमने ग्रेच्युटी कर लिया, हमने पीएफ वाला ट्रीटमेंट कर दिया। ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल। क्वेश्चन ने बोला नहीं था नेट सैलरी निकालने के लिए, इसलिए हमने ओनली ग्रॉस तक करा है। समझ आई? ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको एक बार घर जाकर के सेल्फ बिना सोल्यूशन देखे करा करो। नहीं, अभी इधर खुद ही कंप्यूट करोगे आप, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।